हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएससी क्लास 5th ईवीएस के चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो बच्चों, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस। जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने इसके अंदर कुछ टेबल्स भी देखी थी। ये टेबल आपको खुद कंप्लीट करनी है। जैसे इस टेबल में आपको ये बताना है कि आपके जो ग्रैंडफादर यानी दादाजी हैं, क्या वो आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं। अगर वो कहीं और रहते हैं तो आपको उस जगह का नाम लिखना है। अब बच्चों, मुझे तो पता नहीं है कि आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। मेरे तो दादाजी मेरे साथ रहते हैं, तो इसलिए मैं उनका कर देता हूँ यस, और मैं उस प्लेस का नाम भी लिख देता हूँ जहाँ वो रहते हैं। जैसे मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ, वो मेरे साथ ही रहते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूँ श्री गंगानगर। ओके बच्चों, ऐसे ही दादी जी मेरे साथ रहते हैं, मैं उनका भी यस लिख देता हूँ। ताऊ जी और जो ताई जी हैं वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, इसलिए मैं उनका नो लिख देता हूँ। ओके, जैसा भी है वो जहाँ रहते हैं आप उनके बारे में वहाँ लिख दीजिए। मदर फादर मेरे साथ रहते हैं, मैं उनका यस कर देता हूँ। चाचा जी मेरे साथ रहते हैं, मैं उनका यस कर देता हूँ। चाची जी मेरे साथ रहते हैं, मैं उनका यस कर देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे ताऊ जी जयपुर रहते हैं, तो मैं उनका नाम लिख देता हूं जयपुर। ओके बच्चों, ऐसे ही आपने ये पूरी की पूरी टेबल फिल करनी है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस तरह से है, हु लिव्स इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में कौन रहता है। अब बच्चों, मुझे तो पता नहीं है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है, तो आप इसको यूं मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं कि आप मान लीजिए कि मैं ऐसे आंसर देता हूं, मिस्टर रामलाल लिव्स इन माय नेबरहुड। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद देंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो आपके पड़ोसी हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे मान लो मिस्टर रामलाल, मिस्टर श्यामलाल, मिस्टर लालचंद, मिस्टर सोनलाल। इस तरह से जो आपके पड़ोसी हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज। अब बच्चों, मुझे ये भी नहीं पता है कि आपके पड़ोस में जो फैमिली हैं वो न्यूक्लियर फैमिली हैं। पहले आपने चैप्टर पढ़ा तो आपको पता ना न्यूक्लियर फैमिली क्या होती हैं। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिलीज होती हैं जिन फैमिली में मदर फादर एंड चाइल्ड यही रहते हैं। जिन फैमिली में दादा दादी अंकल आंटी बुआ वगैरह सब साथ रहते हैं, उन फैमिलीज को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो आप जैसे मैं आपको वैसे आंसर बता देता हूं कि देयर आर 3 न्यूक्लियर फैमिलीज अमंग देम, कि उनके बीच में 3 न्यूक्लियर फैमिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज। उन फैमिलीज में कितने मेंबर हैं। हाउ दे डिवाइड द वर्क अमंग देम। अब बच्चों, आपको अंकल आंटी से पूछोगे तो हो नहीं कि वो जो न्यूक्लियर फैमिली आपकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है या नहीं है, तो बस आप जाके ये देखना उस अंकल आंटी के घर में कितने लोग हैं। अगर उनके घर में 4 या 5 लोग हैं यानी कि उनका छोटा परिवार है, तब वो न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार है। अगर उनके घर में ज्यादा लोग हैं 10-15 लोग, तो उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली है यानी कि संयुक्त परिवार है। अब हम किसी से जाकर पूछेंगे तो है नहीं अंकल आपका परिवार न्यूक्लियर परिवार है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी जॉइंट फैमिली आर देयर इन योर नेबरहुड। तो ये भी बच्चों आपको ही बताना है कि आपके पड़ोस में कितने संयुक्त परिवार हैं। जितने भी आपकी गली में संयुक्त परिवार हो आप लिख दीजिए। जैसे मैं इसका आंसर बता देता हूं,
देयर आर 2 और 3 जॉइंट फैमिली इन माई नेबरहुड। ठीक है, अब हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। इफ संजनाज फैमिली हैड बीन अ न्यूक्लियर फैमिली देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि संजना की जो फैमिली, संजना का परिवार एक जॉइंट फैमिली है, लेकिन अगर मान लीजिए कि संजना का परिवार एक न्यूक्लियर परिवार होता, एक एकल परिवार होता, तो उसके परिवार की केयर कौन करता। तो बच्चों मैं इसका आंसर आपके लिए लेकर आया हूं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि इफ संजनाज फैमिली हैड बीन अ न्यूक्लियर फैमिली, अगर संजना का परिवार एकल परिवार होता, देन संजनाज फादर एंड संजना वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर, तब संजना के पापा और संजना मिलकर अपनी मां का ध्यान रखते, क्योंकि संजना का परिवार एक जॉइंट फैमिली था, इसलिए जॉइंट फैमिली वाले मेंबर्स ने उनका ध्यान रखा। ओके बच्चों, अब आपने क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो कि आप आओ पेज नंबर 3 पर, और ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि ये एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, What answer Salma's father must have given to her? सलमा के फादर ने सलमा को क्या जवाब दिया होगा। तो बच्चों इसका आंसर ये होगा, क्योंकि सलमा ने अपने फादर से पूछा होगा ना कि पापा हम लोग, हमारे दादा दादी, ताऊ ताई, अंकल आंटी हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, हम गांव में, हम शहर में क्यों आ गए हैं, हम अपने गांव से इतना दूर क्यों आ गए हैं, हम अपने परिवार वालों के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं, हम उनके साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब सलमा के फादर ने क्या दिया होगा। सलमा's फादर आंसर्ड हर दैट, सलमा के पापा ने उनको क्या जवाब दिया, दैट इन सिटीज देयर आर स्मॉल हाउसेस। देखो आपको भी पता है शहरों में छोटे छोटे घर होते हैं, गांवों में घर खुले होते हैं, इन विच अ फ्यू मेंबर फैमिली मेंबर्स कैन स्टे टुगेदर। अब छोटा परिवार है, छोटे घर में तो कम लोग रह सकते हैं, शहरों में घर छोटे होते हैं जिनमें कुछ ही परिवार के सदस्य रह सकते हैं। सो लाइक दिस द जॉइंट फैमिली आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली, इसीलिए जो संयुक्त परिवार है अब वो एकल परिवारों में बदल रहे हैं। इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, काम काज की तलाश में, और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की तलाश में, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, काम काज या उच्च शिक्षा के कारण परिवार अब गांवों से शहरों में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवारों के बनने के क्या कारण हैं। क्वेश्चन आपके पेज नंबर 3 पर है, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन में, व्हाट आर द रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो देखिए इसके कारण ये हैं, पहला कारण है इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, कामकाज की तलाश, और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के कारण, फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज, परिवार गांवों से शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। इन सिटीज देयर आर स्मॉल हाउसेस, शहरों में छोटे मकान हैं, इन विच ए फ्यू फैमिली मेंबर्स कैन स्टे टुगेदर, जिनमें कुछ ही परिवार के सदस्य एक साथ रह सकते हैं। सम अदर रीजन्स आर आल्सो देयर फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिली, कुछ संयुक्त परिवारों के बिखरने के कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब आप सोचो कि किसी के घर में 50 मेंबर्स हों, तो 50 सदस्यों का साथ रहना कितना मुश्किल है। हैबिट्स, तो उन 50 लोगों की आदतें भी नहीं मिलेंगी। बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, उन 50 लोगों का जो व्यवहार है वो ही नहीं मिलता है। अब आपके घर में मान लो 1 या 2 भाई बहन है, हमारी उनसे भी नहीं बनती है, तो अगर घर में ज्यादा भाई बहन होंगे तो कैसे बनेगी। इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक परिस्थितियां, कैपेसिटी टू स्पेंड,
मान लो एक भाई ज़्यादा कमाता है तो वो ज़्यादा खर्चा करता है, एक भाई कम कमाता है वो कम खर्चा करता है, तो आपस में उनका तालमेल नहीं बैठेगा। कंटिन्यूस चेंज इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स इज अनदर मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। आजकल परिवारों में जो त्योहार है उनको मनाने के तरीके लगातार बदल रहे हैं, जिसके कारण अब परिवार एकल परिवार होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। एक एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या फर्क है। तो बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया और आपको अच्छे से पता है कि एकल परिवार के अंदर केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार के अंदर जॉइंट फैमिली में सारे सदस्य जैसे कि दादी माँ, ग्रैंड माँ, ग्रैंडपा, दादाजी, अंकल, आंटी, उनके मम्मी पापा, ये सब लोग बच्चों के साथ रहते हैं, इसलिए उनको संयुक्त परिवार होते हैं। अब बच्चों अंग्रेजी में अंकल आंटी को हम ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, फूफड़ जी, उन सब को हम अंकल आंटी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, लेकिन वहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में लर्न करने हैं। इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली मदर एंड फादर। एक एकल परिवार में केवल मम्मी और पापा ही होते हैं। बट इन अ जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में, ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। अब देखिए, जो एकल परिवार होता है उसमें मम्मी और पापा यही बच्चे को पालते हैं, पर जॉइंट फैमिली में घर के सारे मेंबर मिलकर बच्चे को पालते हैं। नेक्स्ट है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। देखिए, समय के साथ त्योहारों के मनाने में क्या परिवर्तन आया है। इसका आंसर है, अर्लियर इन जॉइंट फैमिलीज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स वर हायर। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, इसलिए नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स वर हायर, इसलिए जो फैमिली के सदस्य होते थे वो ज्यादा होते थे। एंड ऑल यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, और सब लोग मिलकर एक साथ त्योहार मनाते थे। बट नाउ ए डेज, बट आजकल लिमिटेड मेंबर्स इन न्यूक्लियर फैमिली ओनली सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल। अब एकल परिवारों में कम सदस्य होते हैं और इसलिए वो कम सदस्य मिलकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और एक और कारण देखिए कि पहले क्या होता था कि फैमिली मेंबर्स लगातार दूसरे फैमिली मेंबर्स के यहाँ आते थे, पर अब क्या हुआ है, नाउ ए डेज रिलेटिव्स कैन नॉट रेगुलरली विजिट अदर फैमिली मेंबर्स। आजकल रिश्तेदार लगातार दूसरे परिवार के सदस्यों से मिलने नहीं जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क आजकल आया है। ठीक है बच्चा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इसमें हमें ये एक टेबल है जो आपको भरनी है, जिसमें आपको ये बताना है कि क्या आपके नाना जी नानी जी आपके साथ रहते हैं। इफ यस तो आप लिख दीजिए कि हाँ मेरे साथ रहते हैं, इफ नो तो लिख दीजिए नो। ओके, और एक है कि व्हेन डू यू विजिट देयर होम, आप उनके घर में कब जाते हैं। तो आप उनके घर में या तो हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियों में जाते हो या आप त्योहार पर जाते हो, तो यहां पर आप लिख दीजिए फेस्टिवल और समर वेकेशन, जो भी जैसे भी आप जाते हैं वैसे आप लिख दीजिए।
ऐसे ही आपके दादाजी दादी जी अगर आपके साथ रहते हैं तो नो यस कर दीजिए, नहीं रहते हैं तो नो कर दीजिए। चाचा चाची साथ रहते हैं, जो भी आपके साथ रहता है, जैसे बुआ फूफा जी नहीं रहते मैंने नो कर दिया, मौसा मौसी नहीं रहते मैंने नो कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये फेस्टिवल में मैं उनके साथ उनसे मिलने जाता हूँ। आपने ऐसे ये टेबल अपनी कॉपी में बनानी है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, कि अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में एकल परिवार में रहते हैं, एंड योर मदर गोज आउट ऑफ द स्टेशन फॉर 2-3 days, देन हाउ डू यू फील। अगर आप एक एकल परिवार में रहते हैं और आपकी मम्मी 2-3 दिन के लिए बाहर चली जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? तो इसका आंसर है, इन सच सिचुएशन विदाउट माई मदर आई फील वेरी लोनली। तो ऐसी परिस्थिति में बिना मम्मी के मैं तो बहुत अकेला महसूस करूंगा। आप भी ऐसे ही करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रंस whose parents are not alive, the government has established schools, orphanages, hostels. Have a discussion with your teacher about the same. वो बच्चे जिनके माँ बाप जिंदा नहीं हैं, उनके लिए सरकार ने स्पेशल स्कूल खोले हैं, अनाथालय खोले हैं, हॉस्टल खोले हैं। तो आपको अपने टीचर जी के साथ इस पर डिस्कशन करना है। तो देखिए, अब मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको बताता हूं, फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन whose पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, वो बच्चे जिनके माँ बाप जिंदा नहीं हैं, उनका ध्यान रखने के लिए द गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड स्कूल्स, सरकार ने स्कूल खोले हैं, ऑर्फनेज खोले हैं, अनाथालय खोले हैं, हॉस्टल्स खोले हैं, फॉर देयर अरेंजमेंट ऑफ बेसिक नीड्स, जो उनकी जिंदा रहने की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन, और उन्हें खाना, शेल्टर रहने की जगह और शिक्षा दी जा सके। गवर्नमेंट हैज आल्सो इन अरेंज्ड स्टूडेंट स्टाइफंड फैसिलिटी फॉर सच चिल्ड्रन, सरकार ऐसे बच्चों को स्टाइफंड, कुछ पैसा छात्रवृत्ति के रूप में भी देती है। तो ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इस पेज पर कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, इस पेज पर तो एक टेबल है, इस टेबल में आपको ये बताना है कि आपके फिजिकल कैरेक्टर आपकी फैमिली के किस मेंबर से मिलते हैं। अब आपको ये बताना, जैसे कि आपका फेस किससे मिलता है। तो बच्चों, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो यहाँ पे अपना फेस बताता हूँ। मेरा फेस मेरे फादर से मिलता है, मेरी आईज मान लो मेरी सिस्टर से मिलती हैं, मेरा नोज मेरी मदर से मिलता है, मेरे हेयर मान लो मेरी ग्रानी से मिलते हैं, ग्रैंड मदर से। ऐसे ही आपने भी इसी तरीके से अपने मम्मी पापा वगैरह से पूछ कर कि मम्मी बताओ मेरा फेस किससे मिलता है, आपने ये पूरा कर देना है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इस पर फिर एक टेबल है, तो इस टेबल में आपने ये बताना है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग, बोलने का तरीका फैमिली के किस मेंबर से मिलता है, आपका चलने का तरीका फैमिली के किस मेंबर से मिलता है, आपके जो मैनर्स हैं वो फैमिली के किस मेंबर से मिलते हैं। तो बच्चों, आप अपने मम्मी पापा से पूछकर कि मम्मा आप बताओ मेरा तरीका किससे मिलता है, मम्मा को सब पता है बेटा, मम्मा से पूछना और मम्मा से पूछ के फटाफट ये टेबल फिल कर लेना। मैं यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ, जैसे मेरा बोलने का तरीका जो है वो मेरे दादाजी से मिलता है, मेरा चलने का तरीका मान लो मेरे नाना जी से मिलता है, और मेरे मैनर्स हैं वो मेरे फादर से मिलते हैं। तो बस
ऐसे ही आप लोग फटाफट इस टेबल को फिल कर लेना और अच्छे से सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में बना लेना। अब हमारा नेक्स्ट है पेज नंबर 7 पर पॉइंट फॉर डिस्कशन में, हाउ डू ए काउ रिकॉग्नाइज इट्स काउ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है। इसका मतलब है कि आपको बताना है कि एक गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा बच्चों, ए काउ रिकॉग्नाइजेस इट्स काफ बाय सीइंग, स्मेलिंग एंड लिकिंग इट। एक गाय अपने बछड़े को देखकर, सूंघकर और चाटकर पहचानती है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड। भीड़ में आपकी मम्मी आपको कैसे पहचानती है। अब इसका ये आंसर नहीं है कि मम्मा मुझे आवाज मारती है, अरे सुन इधर आ, ये नहीं है। इसका आंसर आएगा, माई मदर रिकॉग्नाइजेज मी इन अ क्राउड बाय सीइंग माई फिजिक। मेरी मम्मी तो मेरे जो शरीर की बनावट है उसे देखकर ही मुझे भीड़ में पहचान लेती है। मेरा चेहरा देखकर मेरे को दूर से ही पहचान लेती है मेरी मम्मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक के एंड में दिए हुए हैं बच्चों, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब बच्चों अच्छे से आप ये क्वेश्चन याद कर लेना, आपका बोर्ड का एग्जाम है, ताकि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं और आप अच्छे मार्क्स से नेक्स्ट क्लास में जाओ। इनहेरिटेंस। और फिर भी आपको कोई समझने में प्रॉब्लम आए तो बच्चों आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ऐसे दो साइंटिस्ट के नाम बताओ, वैज्ञानिकों के नाम बताओ जिन्होंने जेनेटिक्स फील्ड में काम किया है। तो पहला साइंटिस्ट है बेटा ग्रेगोर जॉन मेंडल। And second scientist is Dr. हरगोबिंद खुराना। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर वी गेट द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। हमें जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक कहां से मिलते हैं। फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, देखिए दादा दादी से, दादकों से, नानकों से, फ्रॉम पेरेंट्स मम्मी पापा से, या फ्रॉम ऑल ऑफ द अबोव, इन सब से। तो इसका आंसर है डी, फ्रॉम ऑल ऑफ द अबोव। हमें इन सब से जेनेटिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। व्हाट इज योर रिलेशन विद योर मदर सिस्टर। आपकी मम्मी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है। देखिए जो मेरी मदर की सिस्टर हैं वो लगती हैं मेरी मासी। क्या लगती हैं, मासी। तो वो मेरे क्या लगे, मासी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। एक न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों ये जो है हमने पहले इसको डिस्कस कर रखा है, ये वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं यहां लिख देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन वहां से नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।